नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख 31 दिसंबर 2025 और आज का इस वर्ष का अंतिम न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। ये तैयारी के दौरान नव वर्ष का आना कोई अच्छा नहीं लगता है। मैं ये आपके अनुभव से समझ सकता हूँ, अपने अनुभव से भी समझ सकता हूँ। न्यू ईयर हमेशा ही लगता है कि एक साल और बीत गया इस चक्र में, कब इससे निकलेंगे, कैसे तैयारी पूरी होगी, कैसे रिजल्ट आएगा, इत्यादि इत्यादि। फिर भी कोई बात नहीं, नए वर्ष उम्मीद के साथ ही आती है, अगला साल अच्छा ही होगा। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग, और उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग 10 जनवरी से नए हम आंसर राइटिंग ग्रुप को शुरू करेंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू करेंगे। GS2 से ही शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, ईच एंड एवरी टॉपिक पर डे के हिसाब से उसको शुरू करेंगे। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको मैं भेज दूंगा डिटेल में, ठीक है। आज का देखिए क्या है। पहले हेडलाइन तो खालिदा जिया, दरअसल बांग्लादेश के राजनीति को कहा जाता है बैटल ऑफ बेगम्स। तो उसमें से एक बेगम थी खालिदा जिया, जिनका कल निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। कई दिनों से बीमार चल रही थी। और एक बेगम जो है वो भारत में रह रही हैं, शेख हसीना। तो दोनों बेगम अभी बांग्लादेश की राजनीति से बाहर हो गई हैं। तो खालिदा जिया के बारे में शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, क्या इनका महत्व था, भारत के साथ कैसे संबंध थे। इस सब से संबंधित तो आपका सवाल नहीं पूछा जाता है पीटी मेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े हुए प्रीलिम के कुछ फैक्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू जिनका है 70 मेंस का, 70 बीपीएससी का सॉरी, जिनका इंटरव्यू है, कृपया बांग्लादेश टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाएं। खालिदा जिया किस पार्टी से बिलोंग करती थी, दूसरी बड़ी पार्टी कौन है, और अभी वर्तमान में कुछ जमात उभर करके आए हैं, उन पार्टियों के नाम, बांग्लादेश की राजनीति की थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। भारत के साथ संबंधों का महत्व क्या है, बांग्लादेश का हमारे ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिहार के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ओके, बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत बांग्लादेश संबंध हम लोगों ने डिटेल में IR के टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, कल एक प्रधानमंत्री जी की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई, जिसमें जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके सलाहकार इत्यादि हैं, उन सभी के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और AI को लेकर के कई सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। इस बैठक का थीम क्या था और क्या इससे हासिल करना चाह रहे हैं हम लोग, इसको ज़रा हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये इशू। ओके, शुरू करते के करके टॉपिक पहले खालिदा जिया के बारे में देखते हैं, देन हम लोग इस बैठक पर चलेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा है। खालिदा जिया जो हैं, ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, और इनकी का ढाका में 3 दिवसीय राजकोषीय शोक भी घोषित किया गया है, और इनका निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसको ज़रूर याद रखेंगे, BNP। शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है? अगर आपसे पूछा जाए कि शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है, कब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, कब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी, ये प्रीलिम फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। 30 दिसंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद ढाका में इनका निधन हो गया। 80 वर्ष की थी ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक जताया, और जयशंकर जो हैं वो आज इनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए ढाका की यात्रा पर जाएंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बांग्लादेश से बयानबाजी हो रही है, उसमें भारत के विदेश मंत्री का वहाँ पर जाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे भी जो BNP है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, माना जाता था कि इसके भारत के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि भारत हमेशा से ही शेख हसीना को सपोर्ट करते आया है। लेकिन BNP के जो महिला प्रमुख थीं, अभी प्रधानमंत्री भी रही हैं, शेख खालिदा जिया, उनके निधन में भारत के विदेश मंत्री का जाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि भारत BNP की गवर्नमेंट जो बनेगी अभी, क्योंकि शेख खालिदा जिया की ही बेटे जो हैं वो अभी वापस आए हैं वहाँ पर, और वो पार्टी कमान संभालेंगे, और माना जा रहा है कि उन्हीं की जीत होगी वहाँ के इलेक्शन में। तो इनके साथ, BNP के साथ हमारे संबंध अब सही होने चाहिए। इसी के लिए हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो ढाका की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि बहाना तो है फ्यूनेरल का, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक पृष्ठभूमि हो सकती है इसके कारण। ओके, खालिदा जिया की अगर हम लोग बात करें तो 1991 से 1996
ये 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, 91 से 96, और 2001 से 2006 तक उन्होंने सैन्य तानाशाही के बाद लोकतंत्र की बहाली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए इनको फाइट करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के बाद बहुत सारे कत्लेआम हुए, बड़े बड़े जो उनके मुक्तिदाता थे उनको कत्ल कर दिया गया सपरिवार, फिर आर्मी जनरल्स को कत्ल किया गया। तो उसके बाद से वहाँ पर सैन्य तानाशाही प्रकार का शासन स्थापित हो गया था, जिसको तोड़ने में शेख खालिदा जिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और लोकतंत्र की पुनः स्थापना में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका कल निधन हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्हें लोकतंत्र के संघर्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में बताया। वे बीएनपी की स्थापना में भी शामिल थी, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो हमने क्या क्या देखा, कब से कब तक प्रधानमंत्री रही हैं, क्या इनके पार्टी का नाम है, किस प्रकार से इनका योगदान है बांग्लादेश में, इन सभी फैक्ट्स को देखा। और उसके बाद ये भी समझा कि हमारे विदेश मंत्री महोदय जा रहे हैं इनके फ्यूनरल में भाग लेने के लिए। क्यों जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन के पश्चात से इस पार्टी की सरकार स्थापित हो सकती है बांग्लादेश में, जिसके साथ भारत को मिलकर के अच्छा काम करना है। तो इसके साथ हमारे संबंध सही होने चाहिए। तो यही पॉजिटिव संकेत देने के लिए हमारे विदेश मंत्री महोदय बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रीलिम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको भारत बांग्लादेश संबंध डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आईआर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, कंप्लीट मैंने पढ़ाया हिस्ट्री सहित वर्तमान तक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई, और बहुत महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। इंडिया बोर्ड रिफॉर्म इसको कहा जा रहा है, और इसी की बैठक हुई है। और इसमें सारे जो शीर्ष अर्थशास्त्री होते हैं वो सब भाग ले रहे थे। बजट पूर्व की बैठक है ये। फरवरी में बजट आता है, हमारा जो बजट का सत्र शुरू होता है फरवरी में। अभी कौन सा सत्र एंड हुआ है, अभी विंटर सेशन एंड हुआ है, शीतकालीन सत्र संसद का एंड हुआ है। नेक्स्ट ईयर कौन सा सत्र शुरू होगा, तो वो होगा आपका बजट सत्र से ईयर के सत्र की शुरुआत होती है। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति जी जो हैं वो सदन को संबोधित करती हैं और सरकार की मंशाओं के बारे में अवगत कराती हैं। फिर पूरा सदन जो है वो राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव देता है, धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है। दोनों सदन के विपक्ष के पक्ष के सभी नेता धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं और वो पास किया जाता है। और आर्टिकल भी ये बताइएगा मुझे, अगर आपको पता हो, राष्ट्रपति जी हर बजट सत्र से पहले जब सदन को संबोधित करती हैं तो वो आपको बताना है मुझे। ओके, तो उसके बाद से बजट सत्र की शुरुआत होती है। बजट सत्र जो है वो 1 फरवरी के आसपास में पेश किया जाता है, और पहले जो है फरवरी के लास्ट में पेश होता था, लेकिन अब फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बजट सत्र आयोजित की जाती है। और बजट सत्र के दौरान ही क्या क्या चीज़ों पर चर्चा होगी, तो बजट चूँकि बनना दिसंबर नवंबर के आसपास से ही तैयार हो जाता है, बनना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसलिए बजट पूर्व अर्थशास्त्रियों की बैठक की गई है, ताकि अगर कोई बड़ा रिफॉर्म करना हो, हमें कुछ पॉलिसी के स्तर पर कुछ बड़े परिवर्तन करना हो, तो क्यों ना एक्सपर्ट से सुझाव लिया जाए। और एक्सपर्ट ने सुझाव भी दिया है, जिसमें भूमि, लैंड, एग्रीकल्चर, सब्सिडरी, व्यापक विविधीकरण, सब्सिडरी का विविधीकरण, निजी निवेश का प्रोत्साहन, उसके अलावा परोपकारिता, R&D पर फोकस रहा है ये क्षेत्र, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सुझाव दिया गया। इस बैठक की थीम क्या थी बंधुओं, अगर थीम की हम लोग बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन। क्या कहा गया इसको कहा गया आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन @2047 इसका एजेंडा रहा है। इसको भी याद रखेंगे, आत्मनिर्भरता एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मनिर्भरता को आत्मनिर्भरता ही लिखते हैं क्योंकि वो नाउन शब्द है, ठीक है। आत्मनिर्भरता एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन @2047। जिनका 70 बीपीएससी मेंस इंटरव्यू है और जिनका 71 बीपीएससी मेंस है, 72 के प्रीलियम वाले भी आत्मनिर्भर भारत अभियान जरूर पढ़ कर जाएं। उसके अलावा अमृत भारत @2047 थीम के साथ जो भारत सरकार ने प्लानिंग की हुई है, उन प्लानिंग के पॉइंट्स को उपयोग किया जाता है आंसर राइटिंग के दौरान, निबंध के दौरान, कि हमने किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और किन क्षेत्रों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का प्रण लिया हुआ है। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत भारत @2047 थीम के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर पे चर्चा में रहता है
है ना। और प्रीलियम में भी पूछ सकता है और मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। इस बैठक की जो थीम थी वो था आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन @ 2047। यानी कि भले ही हम इस बैठक से पहले यह कर रहे हैं, बजट से पहले बैठक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है वो है 2047 से पहले आत्मनिर्भरता एंड डेवलप्ड देश के रूप में मान्यता को प्राप्त करना। जिसमें एक्सपर्ट महोदय ने कहा कि निजी निवेश और एफडीआई आउटफ्लो को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है कि एफडीआई अभी भारत में उतने अधिक नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए था, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी उस स्तर के हमें प्राप्त अभी नहीं हो रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि हमें गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जिसमें क्या होता है अगर किसी ने अच्छा काम किया है, टैक्स ऑन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और इंसेंटिव फॉर क्लीन वंस, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन से हमें बचाने का प्रयास करें, जो कम पॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रियों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे इंडस्ट्रियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और वहीं पर ऐसे इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा फैला रहे हैं उन्हें हम कुछ दबाव डाल सकते हैं, कुछ जुर्माना लगा सकते हैं, ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा। और इसमें एआई के बारे में काफ़ी गंभीर चर्चा की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग समझेंगे इसमें, बाकी तो वो बातें हैं जो केवल बैठक में की जाती हैं, वो है कि एफडीआई और एफपीआई क्या क्या होता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है। एफडीआई और एफपीआई क्या क्या होता है, इसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है इसको। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह निवेश है जिसमें विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी में 10% या अधिक इक्विटी पूंजी का अधिग्रहण करता है, जिससे उसे नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। यह लंबी अवधि का होता है और उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन जैसी भौतिक परिसंपत्तियों पर भी केंद्रित होता है। एफडीआई एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर एक्वायर करते किसी भी कंपनी, भारत के देसी कंपनी 10% और मोर इक्विटी इन एनी इंडियन कंपनीज, और इसके पश्चात से उनको उस कंपनी के नीति निर्माण इत्यादि में भी कई बार हिस्सा मिल जाता है। इससे ये होता है कि भाई हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको फंडिंग बड़े स्तर पर प्राप्त होती है। अधिक फंडिंग प्राप्त होगी तो क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, मांग अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। यानी कि विदेशी जो निवेश है वो कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए सही साबित होता है। वहीं पर एफपीआई क्या होता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वह निवेश है जिसमें विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों में अल्पकालिक निवेश करता है बिना कंपनी पर नियंत्रण के। यह तरलता और बाजार गतिशीलता प्रदान करता है। इसमें क्या करते हैं, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केट डायनामिज्म। एफपीआई जो है वो शेयर मार्केट और उसके साथ में बॉन्ड बाजार जो होता है, शॉर्ट टर्म में यह इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफडीआई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी के नीति निर्माण इत्यादि में भी विदेशी निवेशक भाग ले सकते हैं, लेकिन एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग होते हैं उन सभी में वो निवेश करते हैं और उसी के द्वारा अपने पैसे एंट्री कमाते हैं और लिक्विडिटी लेकर के कई बार वापस भी हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट धराम हो गया, सुना है क्या ये? तो उस दौरान यही होता है, एफपीआई वाले जो होते हैं वो हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से निकाल करके अमेरिकी बाजार में पैसा लगा देते हैं। तो इसके कारण से कई बार शेयर मार्केट गिर जाता है क्योंकि डिमांड कम हो जाता है ना। तो ये एफपीआई जो है ये शॉर्ट टर्म का होता है, एफडीआई तुलनात्मक रूप से लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले आप। जरा इनमें शॉर्ट में हम लोग और भी अंतरों को देखेंगे। पहला अंतर तो है अवधि और उद्देश्य का ही होता है। एफडीआई लंबी अवधि 5 वर्ष का होता है, व्यवसाय का विस्तार, नियंत्रण पर केंद्रित होता है। एफपीआई अल्पकालिक होता है, दिनों या महीनों में होता है, जो लाभ कमाने, बाजार उतार चढ़ाव पर आधारित होता है कि इंडियन बाजार में बूम करने की भी कैपेसिटी है तो बहुत सारा पैसा लेकर के आए, लगाया और पैसा कमा लिया और निकल के चले गए। जबकि एफडीआई क्या होता है, किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। अब वो कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनका पैसा बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है आज जो 100 रुपये कमा रही है, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने 10 रुपये का निवेश किया हुआ है, ठीक है, तो 90 रुपये किसी और का है, 10 रुपये उनका है। कल को इस कंपनी का राजस्व बढ़ करके कितना हो जाता है, 1000 रुपये हो जाता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, उनका 10 रुपया जो है वो 100 रुपये में बदल चुका है।
ठीक है, तो ये FDI होगा। FPI क्या होगा, इसका शेयर खरीदा, शेयर का दाम ऊपर गया तो वैसे ही बेच दिया, पैसे कमा लिए वापस चले गए, ये होता है FPI। ठीक है, शेयर मार्केट में तो आप सब में से भी बहुत सारे बच्चे पैसे लगाते होंगे, है ना, म्यूचुअल फंड इत्यादि इत्यादि में। देखिए अगला क्या है, नियंत्रण जोखिम। FDI में निवेशकों को प्रबंधन नियंत्रण मिलता है, कम तरल लेकिन स्थिर होता है। FPI में कोई नियंत्रण नहीं होता है, तरलता बहुत अधिक होती है लेकिन अस्थिरता इत्यादि की जोखिम बनी हुई रहती है। FDI जो है उत्पादन क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। FPI मुख्य रूप से वित्तीय बाजार जैसे शेयर, बॉन्ड इत्यादि में यह पैसा लगाया जाता है। दोनों का ही भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में बहुत योगदान माना जाता है, क्योंकि हमारे एक अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाता है, तो दूसरा FDI जो है वो अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बढ़ाता है, विदेशी निवेश को बढ़ाता है, नए आइडियाज़ को बढ़ाता है, कंपनी को ग्रो करने में वह मदद करता है। FDI भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जो बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। 2025 में FDI ने विनिर्माण और सेवाओं की गति दी, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम इत्यादि को सपोर्ट करता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मतलब ही यही था कि आप या तो भारत की किसी कंपनी में निवेश करें या भारत में अपनी कंपनी लेकर के आएँ और यहाँ पर आकर के आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करें और फिर यहाँ से वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करें। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये स्लोगन भी दिया था मोदी जी ने। तो FDI और FPI आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या, K4 मिसाइल के बारे में है। K4 कलाम 4 इसको कहा जाता है, काफ़ी चर्चा में है, इसलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। कहाँ कहाँ पर पूछा जा सकता है, PT में, मेंस एग्जामिनेशन में, साइंस एंड टेक में, शॉर्ट में क्या पता पूछ ले आपसे, शॉर्ट में ही पूछेगा, लॉन्ग में तो पूछेगा भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएं, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएं, है ना। तो ये सब लॉन्ग फॉर्मेट पूछ सकता है, बाकी तो यह शॉर्ट फॉर्मेट में ही पूछेगा आपसे कि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है भारत का, उसमें K4 मिसाइल हाल ही में डेवलप किया गया है, इसके बारे में बताएं। तो ये शॉर्ट आंसर का हो गया। क्या होता है K4? कलाम 4 इसका नाम है। क्या नाम है? कलाम 4 इसका नाम है। इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कलाम 4 इसको कहा जाता है, बहुत ही घातक मिसाइल माना जाता है। DRDO के द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, पनडुब्बी प्रक्षेपित का क्या मतलब होता है? सबमरीन के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, किसने बनाया? DRDO ने। इसकी क्षमता क्या है? तो परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, यानी कि एटॉमिक हथियार जो है वो ले जाने की इसकी क्षमता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी रेंज कितनी है? नेक्स्ट आपसे जो पूछता है, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यह प्रीलिम फैक्ट हो गया। जो भारत के समुद्र आधारित परमाणु त्रयी को सक्षम बनाती, परमाणु त्रयी यानी कि जमीन से, एयर से और जल से, तीनों जगहों से परमाणु हथियार दागने की हमारी क्षमता हो जाएगी अगर ये और अच्छे से डेवलप हो जाए। तभी तो ट्रायल फेज में है। वैसे पहले से ही हमारी क्षमता है, लेकिन उसी को और मजबूत करेगा K4 मिसाइल सिस्टम, जो पनडुब्बी से एटॉमिक हथियार दागने की इसकी क्षमता होगी। कलाम 4 मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी याद रखिएगा, यही इसी चीज़ का इंग्लिश में लिखा हुआ है। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन हमारी भले ही है, लेकिन अगर हमें पता चले कि आप एटॉमिक हथियार लोड कर रहे हैं या उपयोग करने वाले हैं और हमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो, तो हम यूज कर सकते हैं। तब हम वेट नहीं करेंगे कि हम पर अटैक हो जाएगा फिर हम अटैक करेंगे, उसके बाद फिर वेट नहीं होता है, उसके बाद फिर प्रलयम। यह मिसाइल भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का अनुरूप ही है, जो लचीलापन, क्या कहा जाता है उसको, इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अलावा उत्तरजीविता, संचालन गोपनीयता सुनिश्चित करती है। यह भारत की न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध यानी कि इंडिया की पॉलिसी है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को मजबूत करती है। उसी के तहत में K4 का विकास किया जा रहा है। इसके बारे में और प्रीलिम फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBM INS अरिहंत का शुभारंभ 2009 में हुआ था। परमाणु पनडुब्बी है, ये परमाणु पनडुब्बी है। 2016 में उसको कमीशन किया गया। इसकी प्रारंभिक हथियार क्षमता K15
SLBM तक सीमित थी, जिसकी सीमाओं को दूर करने के लिए K4 को विकसित किया गया है। ये काफ़ी छोटे रेंज का था और इसका जो रेंज है K4 का, यह 3500 किलोमीटर तक का रेंज है, सबमरीन से वो भी। भारत का इतना बड़ा ओशियन एरिया है, इसमें कहीं से भी 3500 किलोमीटर में, मतलब हिंद महासागर में कोई भी देश अब इसके रेंज में ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, सारे देश इसके रेंज में आ सकते हैं। इतना घातक है ये, और इसी के कारण से इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है भारत के न्यूक्लियर और वॉर की कैपेसिटी में। जनवरी 2010 विशाखापत्तनम तट से गोपनीय परीक्षण किया गया था। इसको काफ़ी ज़्यादा गोपनीय रखा गया। इसको 10 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी मिसाइल को 50 मीटर पानी के नीचे डूबी हुई पोर्टून को प्रक्षेपित किया गया था वहाँ से, और यह बिल्कुल सफल रहा था। सतह तोड़कर यह सफल रही थी, जो प्रमुख तकनीकी क्षमताओं का सत्यापन करती है। मतलब इसके जो भी हमने सेंसर्स उपयोग किए, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उन सभी का हम गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे थे 2010 के आसपास से ही, और फिलहाल अब इसको उपयोग करने के लायक अप्रॉक्स बना लिया गया है। अब जब उपयोग होगा तब सत्यापन भी हो जाए। जैसे ब्रह्मोस काफ़ी दिनों से हमने बनाया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये कुछ मीटर चौड़ी पट्टी के बीच में हम छेद कर सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठ के। इतना ज़्यादा सटीकता के साथ अटैक दो ही देश ने आज तक दुनिया में किया, एक अमेरिका और एक इजराइल ने। ठीक है, दुनिया के जो वॉर एक्सपर्ट होते, डिफेंस एक्सपर्ट होते, जब उनके बयानों का आप सुनेंगे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, तो आपको पता चलेगा कि जो दिखाया जाता उससे बिल्कुल अलग है। वो तकनीक का इससे बेहतर प्रदर्शन कभी हुआ ही नहीं है मानव के इतिहास में, वॉर में। ठीक है, बाकी तो अमेरिकन ऑपरेशंस किए हैं आतंकवादियों को मारने के लिए, वो अलग होता है। एक अच्छे खासे देश जिसके पास परमाणु शक्ति हो, उसके हवाई पट्टी के बीच में छेद करना ये आसान चीज़ नहीं होता है। ठीक है, वो भी इतनी सटीकता के साथ कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी कि यहीं पर होगा, इधर या इधर होगा तो फिर हवाई पट्टी का नुकसान नहीं हुआ। समझिएगा इस चीज़ को। तो इसका प्रदर्शन हमने किया। K4 भी इसी श्रेणी का एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल साबित होगा। बहुत सारे परीक्षण इसके किए गए हैं, जिसमें सब में सफल साबित हुआ है। ये कलाम 4 एक 2 चरनी SLBM है, जो उच्च सटीकता के साथ हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स, गलत ट्रांसलेशन है, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचाव के लिए उन्नत काउंटर मेजरमेंट हमें प्रदान करता है। लंबाई 12 मीटर, व्यास 1.3 मीटर, वजन 17 टन, वॉरहेड क्षमता 2 टन तक का, सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया जाता है प्रणोदन के तौर पर, और रेंज पूर्ण पेलोड के साथ 3000 किलोमीटर, कम पेलोड के साथ में 4000 किलोमीटर। यानी कि अगर हम 2 टन तक का वॉरहेड इस पर लाद देंगे तब 3000 किलोमीटर जाएगी, और अगर 2 टन से कम वजन का होगा तो 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है, जो पनडुब्बी से जागी जाएगी। तो ज़रा समझिए कि कहाँ तक इसकी रेंज जाएगी, बहुत लंबा इसका रेंज होगा। तो ये इसके प्रीलियम फैक्ट हो गए आपके लिए, जिसे आपको याद रखना है। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा है। एक खालिदा जिया के बारे में पढ़ा है हमने, एक प्रधानमंत्री जी को बैठक हुई है उसके बारे में पढ़ा है हमने, एक FDI और FPI को समझा है कि क्या अंतर होता है उनमें, और क्या पता आपसे प्रीलियम में पूछा जाए कि भाई FDI FPI क्या क्या है, क्या अंतर होता है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि चर्चा में है, प्रधानमंत्री जी ने बैठक को चेयर किया है, तो इसलिए चर्चा में है ये। बाकी एक हमने K4 मिसाइल के बारे में पढ़ा है। अब हम लोगों की मुलाकात नेक्स्ट ईयर ही होगी। कल मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाया तो परसों वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जो है वो अच्छी चीज़ें ही लेकर के आएंगी, ढेर सारा रिजल्ट, ढेर सारी वैकेंसी और ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि इत्यादि ही लेकर आए आपके जीवन में। बाकी ईयर बीता है, ईयर को ना ही काउंट करते कभी भी। तैयारी के दौरान कभी कितने वर्ष हो गए तैयारी को, ये सब काउंट नहीं करते। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना तो कोई आपका उम्र देखेगा, ना तो आपके कोई ईयर देखेगा कि कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, ना तो कोई ये देखेगा कि किस प्रकार से दिख रहा है ये आदमी, मोटा है, पतला है, अनफिट है, फिट है, कुछ नहीं देखता, केवल रिजल्ट देखा जाता है। उसी पर फोकस रहिए। ठीक है, सारे सवालों का एक जवाब रिजल्ट, और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो वही हो आपके लिए 2026 में। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।